कुछ कैरियर्स होते हैं जिनमें स्ट्रीम का उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे, सिविल सर्विसेज का उसमें अपना खुद का स्थान है, तो आप कोई भी स्ट्रीम लो, आप कर सकते हो। मैनेजमेंट एमबीए कोई भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर उसमें भी आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, इस चीज़ पे हम फिर से आएंगे। एंटरप्रेन्योर, इसके लिए आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आप स्ट्रीट स्मार्ट होनी चाहिए, पीपल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, है ना। लॉ के लिए आप 12th में आपने कोई भी स्ट्रीम लिया हो, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आपको एक क्लैट करके एग्जाम देना होता है, वो कोई भी कर सकता है। डिफेंस के बारे में आई थिंक जगवीर से बेटर बता पाएंगे। टीचर्स तो हम लोग है ही, तो किसी भी फील्ड में लेके आप टीचिंग कर सकते हो। और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है जो स्ट्रीम इंडिपेंडेंट होती है। तो सर डिफेंस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, या इज देयर एनी एडवांटेज टू साइंस स्टूडेंट्स, या कोई भी कर सकता है? सर यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है कि मतलब अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ़ चांसेस की बात करूँ या नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करूँ, तो साइंस स्टूडेंट के पास में ये दोनों ही चीज़ों का एडिशनल एडवांटेज है। कैसे? अब जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं पायलट कैसे बनूँ, इसका सीधा सा रास्ता क्या है? तो पायलट की एंट्री भी कई तरीके से, जैसे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एफ कैट करके एक एग्ज़ाम होता है, वहाँ से आप जा सकते हो, या फिर सी डी एस से जा सकते हो। अब इनके लिए मस्ट क्या है दोनों ही लेवल के लिए, कि आपको 12th में आपके पास में पीसीएम मस्ट है, पहली चीज़। दूसरी बात मैं बात करूँ कि सिर्फ पायलट ही नहीं है, आप अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं सपोज, तो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के लिए मस्ट है, आप किसी भी लेवल पर कैसे भी एंट्री ले रहे हैं, इन दोनों के लिए मस्ट है कि आपको पीसीएम कम से कम होनी चाहिए आपके पास में, और पीसीएम में भी फिक्स परसेंटेज इनके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं। तो वही बात हो गई कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके पास में एक तरीके से 1/3 रह गई। और कहीं ना कहीं और ऐसा भी होता है कि जेईई मेन के बाद में एक एग्जाम होता है, जेईई मेन, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़े टाइम बाद में, तो उसके बेस पर आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, सीधे आपको एसएसबी एक प्रोसेस होता है वहाँ पे 5 डे का, उसके लिए कॉल आ जाती है, सीधी सी बात उस परसेंटाइल के बेस पर। और टेक्निकल एंट्री स्कीम भी होती है, ठीक है, मतलब उसमें आपको वो बीटेक खुद ही कराते हैं और उसके बाद में आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और वही बात है कि कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि ये स्ट्रीम इंडिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं मैं बात करूँ साइंस की तरफ इनका इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। रीज़न वही है कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल रही हैं। आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे सिविल सर्विसेज के मामले में, तो जैसे इस बार 760 टोटल सिविल सर्वेंट मान लो कि सेलेक्ट हुए, ठीक है, लगभग इतने ही थे, 763 या 4 के आसपास। तो उनमें से अगर मैं रॉ डेटा निकालूं तो समथिंग 400 के आसपास आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। तो ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं है, बाकी भी हैं। और किसी टाइम पे ऐसा था कि ह्यूमैनिटीज़ आर्ट साइड के जो भी बच्चे थे वो सारे के सारे इधर होते थे, बहुत गिने चुने 2 या 4 साइंस के बैकग्राउंड के होते थे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये ठीक है। मैनेजमेंट में भी आप देखोगे कि एमबीए में आज के टाइम पे कि 90% जो है ग्रेजुएट वो इंजीनियर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं बन सकते, बन सारे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटी सारी ही हैं। तो वही बात है कि इंक्लिनेशन थोड़ा सा साइंस की तरफ है, क्योंकि जैसे सर ने बता दिया कि कहीं ना कहीं जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं वो साइंस ऑप्ट करते हैं, नेचर है उनका, पढ़ना पसंद है, लॉजिकल चीज़ें सोचना पसंद है, एक इस तरह का एप्टीट्यूड डेवलप करना पसंद है उन्हें कहीं ना कहीं।